सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण ठाकुर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत एक विचार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम सुभाष चंद्र बोस की जो सीरीज़ बनाए हैं उसमें 3 और वीडियो आने बाकी हैं। तो आज उस सीरीज़ का दूसरा अंश हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने, जहां हम बात करेंगे कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस का जो एक तथाकथित मृत्यु का जो मान है, जो भारत में माना जाता है कि उनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी, वो सरासर गलत है। और इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे क्यों। नेताजी से जुड़ी उनकी मौत की 3 कहानियां हैं जो हमें आमतौर पर सुनने को मिलती है, जिसमें से एक कहानी जो हमें हर किताब वगैरह में पढ़ाया जाता है कि उनकी मृत्यु एरोप्लेन हादसे में हुई थी। दूसरी ये थी जो काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहता है हमेशा से, और ऑपोजिशन हमेशा से आरोप लगाते आया है कांग्रेस पे कि नेहरू जी के कहने पे स्टालिन द्वारा रशिया में नेताजी की हत्या कराई गई। तीसरी बात आती है फैजाबाद के एक गुमनामी बाबा के नाम से मशहूर बाबा, लोग कहते हैं कि वही नेताजी थे। तो आज हम पहले के बारे में बात करेंगे कि एरोप्लेन हादसा और उसके पीछे क्या हुआ और क्यों लोग इस पर शक करते हैं। जब भी नेहरू जी से पूछा जाता कि नेताजी के मौत के ऊपर आप क्यों एक जांच कमीशन नहीं बैठाते, तो उनका हमेशा से यही कहना था कि नेताजी की जो मौत की गुत्थी थी उसके ऊपर जो भी जांच हो सकते थे वो जांच करके फाइनलाइज कर दिया गया है, और इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा जांच करने के कुछ नई बात। सवाल उठता है कि लोगों ने शक आया क्यों। तो ये घटना हम पीछे जाना होगा तब जब ये हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम अमेरिका ने गिराया। इसका परिणाम क्या हुआ कि आप सभी जानते हैं कि जापान हथियार डालने को तैयार हो गया। तो जब 15 अगस्त को ये बात सामने आई कि जापान सरेंडर कर रहा है, और ये सारी जो बातें हैं ये हालिया में 2014-15 में जो मैंने पहले ही बताया कि सरकार द्वारा कई फाइलें जो कि सीक्रेट थी, अब तक सामने नहीं आई थी, उनको बाहर आने के बाद से ये बातें सामने आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उनमें आपको पता चलेगा कैसे फाइलों को जलाया गया, जो भी नेताजी से जुड़ी फाइलें थी। तो सवाल उठता है कि कोई भी इंसान सोचेगा कि आखिर अगर आप गलत नहीं थे, चीज़ें अगर इसमें गलत नहीं थी, तो आपने फाइलों को जलाया क्यों? आखिर जलाने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। कहा जाता है कि 16 अगस्त को नेताजी सिंगापुर के लिए निकलते हैं, सिंगापुर से वो बैंकॉक के लिए निकलते हैं, और कहा जाता है कि वो बैंकॉक के रास्ते होते हुए वो टोक्यो जाना चाहते थे। फिर वो 17 को शाम को आज के जो हो चिमिन मिन सिटी है वियतनाम का, जो उस समय साइगोंग के नाम से जाना जाता था, वहाँ वो लैंड करते हैं। जब लैंड करते तो कहा जाता है वहाँ 2 प्लेन्स थे, एक जापानीज़ की थी और एक थी जिसमें नेताजी के प्लेन थे, जिसमें 12 लोगों की कैपेसिटी थी। उसमें नेताजी के साथ आबिद हसन, गुलजारा सिंह, प्रीतम सिंह ढिल्लोन और उनका सबसे खास व्यक्ति जो था वो था हबीबुर रहमान। ये लोग सभी सवार थे उनके साथ। जापानीज उनको एक दूसरे प्लेन से अकेले जाने की बात कहते हैं। वो एक मित्सुबिशी का बॉम्बर K-21 था जो उनको टोक्यो ले जाता। लेकिन अकेले जाने के बाद से नेताजी और उनके साथियों को भी थोड़ा असमंजस हुआ, तो फिर बहुत बातचीत के बाद से वो फैसला करते हैं कि नेताजी के साथ हबीबुर रहमान जाएगा। तो वो एक बॉम्बर जेट था, जिस वजह से वहाँ कोई सीट नहीं थी, सबको नीचे ही बैठना था। लेकिन रात को क्या होता है कि हबीबुर रहमान नेताजी से पूछते हैं कि क्या नेताजी आपको ठंड लग रही है? तो नेताजी बोलते हैं कि नहीं, उनको ठंड नहीं लग रही है। लेकिन हबीबुर रहमान बोलता है कि मुझे लग रही है। तो नेताजी एक गर्म कपड़ा रखे रहते हैं, वो हबीबुर रहमान पहन लेता है। और नेताजी बैठे कहाँ थे? तो जहाँ बैठे थे वो उसके ऊपर गैसोलीन टैंक था, यानी उसका पूरा जो एरोप्लेन का फ्यूल था वो ऊपर था। उसके बाद से एरोप्लेन जाके रात को स्टे करती है तुरिन में। फिर तुरिन से जब वो सुबह में फ्लाई करते हैं 18 अगस्त को, तो फिर वो जाके शाओसोंग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहाँ पे दोपहर का वो लंच करते हैं। फिर वो जो शाओसोंग एयरपोर्ट जो है वो ताइवान में है, और फिर वहाँ से वो लोग उड़ना शुरू करते हैं। अभी जैसे ही प्लेन उड़ा था वहाँ पर वो क्रैश कर जाता है। ये बातें जो अभी मैं बता रहा हूँ जो पब्लिकली कही जाती है। तो क्रैश करता है तो होता क्या कि नेताजी की मौत क्रैश में नहीं होती है। बहुत जगह डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि नेताजी की मौत क्रैश में होगी। नेताजी की मौत क्रैश में नहीं होती है। नेताजी जहाँ बैठे थे, तो मैंने बताया कि गैसोलीन की टैंक थी उनके ऊपर, तो वो पूरा जो गैसोलीन था वो उनके शरीर पर गिर जाता है, और वो जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं एरोप्लेन से, तो उसी दौरान उनके कपड़े को आग पकड़ लेता है। हबीबुर रहमान उनके कपड़े को कहता है कि वो आग से बचाने के लिए उनको कपड़े को फाड़ने की कोशिश करता है, बट उनका बेल्ट खोलने में बहुत समय लग जाता है, तब तक उनको 3rd डिग्री बर्न हो चुका होता है।
वहाँ पे जो उनको डॉक्टर थे वो थे कैप्टन यशोमी। देर रात होते होते उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी लाश को सिंगापुर ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एरोप्लेन ना होने के कारण 2 दिन बाद उनको वहीं पे क्रीमेट कर दिया जाता है, यानी वहीं पे उनको जला दिया जाता है। फिर उनकी अस्थियां लेकर सितंबर के पहले हफ्ता में जब वो टोक्यो पहुंचता है हबीबुर रहमान, तो वो उनकी अस्थियों को इंपीरियल हेडक्वार्टर में दे देता है। इंपीरियल हेडक्वार्टर वाले 2 इंडियंस को बुलाते हैं और उनके द्वारा उसको ले जाकर रंकोजी टेम्पल, जापान का है, वहीं पे रख देते हैं। और आज भी उनकी अस्थियां रंकोजी टेम्पल में ही हैं। समय के हमारे वाइसरॉय वेवल, उन्होंने अपने पर्सनल डायरी में लिखा, जो अब इंग्लैंड पब्लिक किया गया, तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये बात मान ही नहीं सकते हैं कि जहाँ पर एक इंसान जिसको पता चल गया था कि उसे अब ब्रिटिश गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि युद्ध खत्म हो गया है और वो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसी समय अचानक उसके साथ हादसा होता है और वो मर जाता है। मतलब घटना चक्र ऐसा था कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि यार ये इसमें कहीं तो गड़बड़ है। तब एक जांच कमेटी बैठाई जाती है। उस जांच कमेटी का नाम था कंबाइंड सेक्शन, जिसके जो लीडर थे वो थे डब्ल्यू मैकराइट, उसमें पीएस फिनी नाम के एक कोलकाता पुलिस के थे जो कि आईबी के ही थे, और उसके बाद से एक थे राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ, ये भी आईबी से थे। ये वो लोग थे जिनको पहले भी, जब 1941 में, जब मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे नेताजी हाउस अरेस्ट होने के बावजूद भी ब्रिटिशर से छुप के रशिया के और होते हुए जर्मनी भाग गए थे, तो उस दौरान इनका पीछा करने का इनका अनुभव था, तो उन लोगों को भी शामिल किया गया ताकि पता किया जा सके आखिर हुआ क्या था। इंट्रोगेशन में ये पाया जाता है कि ये सारी जो भी लोग जिनसे भी पूछा जा रहा है बात, उन सभी की बातें जो है ना वो घूम फिर के एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रही है, वो था हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान ने ही जो बातें कही ना, उसी की बातों के आसपास ही घूमता हुआ ये सारा का सारा जांच था। तो फिर हबीबुर रहमान से ही डायरेक्ट ब्रिटिशर्स इंट्रोगेशन करते हैं। एक बात जो मैंने आपको पहले बताई कि रहमान ने बोला कि उसे ठंड लग रही थी और उसने ठंडे का कपड़ा पहन लिया और नेताजी ने नहीं पहना। रहमान 28 वर्ष का एक यंग लड़का था, कश्मीर से रहने वाला, और नेताजी इतने बुजुर्ग थे बंगाल के, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसे ठंड लग रहा है तो नेताजी को कितना ठंड लगना चाहिए था। लेकिन फिर उसकी बातें यहाँ पे द्वंद्व करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे बातें क्लियर हो रही हैं वैसे वैसे बातें कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रही हैं, उसकी खुद की बातें कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रही है। तो ब्रिटिशर को लगे कि हमें इसके थ्रू तो कोई एविडेंस नहीं मिलने वाला, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो अमेरिकन से जाकर कॉन्टैक्ट करते हैं। अमेरिकन एक वातानेव नाम के इंटरप्रेटर का इंट्रोगेशन करते हैं। उसमें उसे वो बताता है कि एक बार एक रूम में नेताजी थे, कर्नल कागवा थे और कर्नल भोसले थे, जो कि उस समय डिप्टी चीफ थे आईएनए के, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल इशोदा थे जापान इंपीरियल आर्मी के। ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बोस को जो ना उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। प्रोबेबली इट वाज मैंचूरिया इन रशिया। तो अब ये मैंचूरिया वाली कहानी क्या है, ये आगे आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्रोबेबली यहाँ क्यों है और क्यों मैंचूरिया की बातें आती हैं सामने। तो यहाँ से ये पता तो चलता है कि कहीं ना कहीं ये प्री प्लान था कि उसके जगह पे किसी और की लाश को दिखा देंगे और नेताजी को गायब कर देंगे, क्योंकि अभी भी जो लाश थी वो इतनी जली हुई लाश दिखाई गई थी और जो फोटोज वगैरह थे क्योंकि उसमें पता नहीं चल पाता कि वो किसकी लाश है। फाइनल रिपोर्ट कंबाइंड सेक्शन द्वारा 1945 में जमा किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ सम मिसचिफ टू हाइड समवन्स आइडेंटिटी। मतलब कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है इनको छुपाने में। साथ ही में वो रिपोर्ट में क्या लिखते हैं कि ये नेताजी को गायब करने को लेकर एक प्री प्लान सब कुछ था जिसमें लोग शामिल थे, पर लोगों ने कभी इस बात को खुल के जिक्र नहीं किया। बट ऑल्दो जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें एक लाइन लिखा गया था, मेन कैन लाई बट सर्कमस्टांसेस डोंट। मतलब इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन जो परिस्थितियां थी वो झूठ नहीं बोल सकती। तो उसमें यह पाया गया कि इनके पूरे रिपोर्ट का यही सार था कि नेताजी एरोप्लेन हादसे में नहीं मरे थे। बट इस बात को अगर आप सोचते हो कि सिर्फ ब्रिटिशर ऐसा मानते थे, ऐसा नहीं था। मुखर्जी कमीशन बैठाया जाता है जो कि नेताजी के डेथ को लेकर जांच वगैरह करती है। तो मुखर्जी कमीशन अपना रिपोर्ट में ये बताती है कि नेताजी का डेथ एरोप्लेन में तो नहीं हुआ था, वो रशिया चले गए थे। लेकिन रशिया क्या हुआ था, वो रशिया पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें रशिया काउंटर पार्ट की जो गुप्त फाइलें हैं वो हमें नहीं मिली। तो एक बात तो क्लियर हो जाता है कि वो एरोप्लेन हादसे में नहीं मरे। बात आती है कि आखिर कोई भी गवर्नमेंट रहा, आसानी से गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, वो थी कि जो अस्थियां, और एक बात बता दूं, अस्थियां
जापान के पास नहीं है, जापान भारत को दे चुका है और वो भारत अपने पैसे से उस टेम्पल को पैसा देता है कि आप इस अस्थियों को संभाल के रखिएगा। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हमारे पास ही हैं, हम जिस दिन चाहें वो जाकर वहाँ पे जाएंगे और लेकर आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं किस कारणवश नहीं निकाला जाता है। तो एक बार क्या मांग उठी कराने के लिए तो एक खुफिया जो फाइलें आई उसमें एक चिट्ठी लिखते हैं, कौन, तो अडवाणी जी चिट्ठी लिखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कराया जाए इस डीएनए टेस्ट का। तो उन्होंने कहा कि डीएनए पॉजिटिव आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर निगेटिव आता है तब तो पूरे देश में हंगामा मच जाएगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आखिर ये अस्थियाँ तो नेताजी की है ही नहीं, तो फिर नेताजी के साथ क्या हुआ? आखिर डीएनए टेस्ट कराया कैसे जाए? एक हड्डी जो पहले 10 घंटों तक उसको जलाई गई, जलाने के बाद उसमें बहुत कम ही चांस है कि कुछ डीएनए बचा होगा, और उसके बाद इतने साल बाद उससे डीएनए निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो एक डॉक्टर थे जो कि एक्सपर्ट थे इन सब डीएनए मामलों में, वो थे कैरी मिल्टन जो अमेरिका के थे। उन्होंने कहा कि मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। कंफर्म वो भी नहीं थे कि इसमें कोई रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन जहाँ तक था वो ये कहते थे कि मैं इसमें एक मेथड कहते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट, इसमें माँ के वंशज, जैसे माता पिता हैं, माता पिता में से जो माँ का वंशज बेटी में जाता है, तो इन सभी चीज़ से पहले मुझे उनका एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट होता क्या है? वो बेसिकली ये होता है कि ये पता करने के लिए कि ये जो इंसान की हड्डी है वो इंसान की है या नहीं है। अगर इंसान की है तो वो किस तरह के इंसान की है, वो मेडिटेरेनियन इलाके में रहता है, वो इंडियन इलाके में रहता है, या वो अमेरिकन है, वो चाइनीज़ है, किस तरह की है। अगर वो वहाँ का है तो इंडिया में किस तरह के क्षेत्रों में रहता है, क्या वो गंगा किनारे रहने वाला है या पठारीय क्षेत्र में रहने वाला। तो ये सभी, यानी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये था कि एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट से ही ये सामने आ जाता कि ये क्या हो, किसका है और क्या है, बट ये भी नहीं कराए थे गए। बातें हैं कि ऐसी कि एक जापानीज सोल्जर था इचोरा इकुरा, इनकी जो लाश थी और इन्हीं की लाश को जलाकर और इन्हीं के अवशेष को रखा गया है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है कि इसका डीएनए टेस्ट कराए कि नहीं कराए, लेकिन अभी तक इसका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। इन सभी बातों का एक जड़ ये निकलता है कि नेताजी की मौत एयरप्लेन हादसे में तो कतई नहीं हुई थी। अब बचे दो, क्या नेताजी को रशिया में मारा गया या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? तो इन दोनों के बारे में विस्तृत रूप से अगले हम एपिसोड में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपका कोई विचार है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, आपके विचारों का हम इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।